प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो यार टीवी चैनल्स वगैरह पे बहुत सुना होगा कि इस कंपनी का प्रॉफिट इतना है, इसका ये रिवेन्यू इतना है, सेल्स इतना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें क्या बताता है? हमने अभी पिछली वीडियो में देखा था कि बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। ओके, तो बैलेंस शीट में हमने क्या देखा था कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होती है, सिर्फ उसी डेट की बैलेंस शीट, जिस डेट पे बैलेंस शीट वो बनी है उस डेट को हमारे कंपनी के पास कितनी संपत्ति है, कितनी हमारे पास लायबिलिटी है हमारी कंपनी के पास और कितनी हमारी कंपनी के पास एसेट्स है, वो हमें क्या बताता है? बैलेंस शीट। और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है हमारा अ पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस शीट होती है हमारी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस होता है हमारा ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड मतलब पूरा 1 साल, 3 महीने, 10 दिन, 6 महीने, तो जो भी है हमारा पिछले, मतलब मान लो अगर ये 31/3/2020 की बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है सॉरी, तो ये क्या होगा? 1 साल का अगर ये P&L है तो पिछले 1 अप्रैल 1/4/2019 से 31/3/2020 तक का ये हमारा P&L होगा पूरे 1 साल का। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में होगा हमारा, यार ये खराब हो गया, रिवेन्यू या फिर सेल्स हमारी होगी। उसके बाद हमारा होगा कोग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये तो हमारी होगी सेल्स, कितने की हमारी सेल्स हुई, दिस इज हमारी सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का हमारे पास हमारा सामान था। मानो कंपनी है XYZ लिमिटेड, इस कंपनी का काम क्या है? ये कंपनी रॉ मटेरियल लाती है और एसी बना के बेचती है। एसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है इसका, कंपनी XYZ लिमिटेड का, ये एसी मैन्युफैक्चर करती है। ओके, तो जब ये एसी मैन्युफैक्चर करती है तो ये एसी के स्पेयर पार्ट्स लेकर आती है। मानो एसी के स्पेयर पार्ट, जितना एक एसी को बनाने में स्पेयर पार्ट्स लग रहे हैं प्लस लेबर कॉस्ट वगैरह जो लग रही है, वो मिला के लग रही है एक एसी की जो कॉस्ट हो गई, जो कंपनी को पड़ रही है एसी की कॉस्ट, वो पड़ रही है मान लो 20,000। ठीक है, वो 20,000 पड़ रही है कंपनी को एसी की कॉस्ट, और वो बेच कितने का रही है उसे? 30,000 का। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे सेल क्या हो गई? सेल्स हो गई हमारी 30,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी हो गई 20,000। ठीक है, तो ये हमारी COGS हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? EBITDA, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां क्या आ गया हमारा? EBITDA। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ गया हमारा। अब इसमें से हम डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स पे, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, उन पे जो हमारा मशीनरी वगैरह, जैसे मान लो मशीनरी 10 साल का उसका टाइम पीरियड है, हम कोई मशीन लाए, मशीन 1 लाख की मशीन है, ठीक है, और ये हमें लगता है 5 साल काम करेगी या 10 साल, 10 साल इसकी एज है मशीन की। ये मशीन लाए हम 1 लाख की, इस मशीन की हमारी 10 साल एज है, तो ये पर साल, हर साल कितनी डेप्रिशिएट होगी? डेट इज डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख की मशीन है, 10 साल तक चलेगी, तो हर साल 10,000, हर साल 10,000 डेप्रिशिएट होगी वो, हर साल उसकी वैल्यू 10,000 से कम होती चली जाएगी, डेट इज डेप्रिसिएशन। और एमोर्टाइजेशन होता है हमारा जो हमारा नॉन टेंजेबल एसेट्स पे लगता है। नॉन टेंजेबल एसेट्स जैसे कि गुडविल,
उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उस पर एमोर्टाइजेशन जो लगता है। मतलब हमारा टेंजेबल एसेट्स जो होती है, टेंजेबल एसेट्स मतलब जो ऐसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, दिस इज टेंजिबल। इनटेंजिबल जिसको हम नहीं देख सकते, सिर्फ पता है पेटेंट्स वगैरह, गुडविल, ट्रेडमार्क, तो दीज आर हमारे इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो अगर टेंजिबल एसेट्स पे लगता है ये तो डेप्रिसिएशन, अगर इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है एमोर्टाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन माइनस करके EBIT आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ गया। उसके बाद हम इंटरेस्ट माइनस करा, जो हमारा लोन पे लगता है इंटरेस्ट, जो हमने लोन लिया हुआ है कंपनी पे। अभी हमने बैलेंस शीट में देखा था पिछली वीडियो में, हमारे पास लोन वगैरह होता है कंपनी के पास, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है, जो हमारी कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया लोन पे, वो हमारा इंटरेस्ट यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, जो सरकार को टैक्स रेट जाता है। अब हमने इसमें से टैक्स माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, इसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम नेट इनकम। तो अब ये जो हमारी EBIT आती है, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमारी ब्याज देने से पहले की इनकम हुई, वो इनकम किसके लिए है हमारी, ये इनकम होती है सबके लिए, मतलब पूरी कंपनी के लिए जो इनकम है। अब इसी इनकम में से हमें इंटरेस्ट भी देना है, लेनदारों के पैसे भी देने हैं, टैक्स भी देना है, सब कुछ देना है। तो ये हो गई हमारी ऑपरेटिंग इनकम, जो हमने अपनी ऑपरेशंस, मतलब जो कंपनी का मेन काम है, उससे जो इनकम हुई है, डेट इज EBIT, EBIT, ऑपरेटिंग इनकम। तो उसमें से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट अगर हम लेस कर देते हैं, जो हमारे लेनदारों का पैसा है, डेटर्स का पैसा जो है हमारे, सॉरी क्रेडिटर्स का पैसा जो है हमारे, उसका हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। और इंटरेस्ट भी कौन सा, जो इस साल का पे है, जो इस साल पेबल है, इस साल का इंटरेस्ट, हर साल का नहीं, सिर्फ इस साल का हमने इंटरेस्ट माइनस किया, तो हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, ये भी इनकम फॉर शेयर होल्डर नहीं है। इसके बाद भी अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी है, अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं, तो पहले इसमें से फिर पैट के बाद माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना है वो माइनस होगा। देन उसके बाद हमारा नेट इनकम आएगी, फिर उसमें से हम कंपनी डिविडेंड देती है, नेट इनकम आई, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद नेट इनकम आ गई। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये यहां तक ये पैट आ गया। अब ये आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करा, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर उसके बाद में आते हैं, उनकी जो प्रेफरेंस है वो बाद में है, इसीलिए ये प्रेफरेंस शेयर है, क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा प्रेफर्ड है। तो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करा, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करा, तो यहां हमारी आ गई नेट इनकम अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये आ गई हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स की नेट इनकम, जो हमारी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है। इसमें से हमने डिविडेंड दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो हमारा डिविडेंड आता है हर साल, वो भी माइनस कर दिया, तो हमारी यहां पे आ जाएगी रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व एंड, ये जाके हमारी कहां ऐड हो जाएंगी, बैलेंस शीट रिजर्व एंड सरप्लस में। यही दिस इज, ये हो गया हमारा रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड देने के बाद जो अर्निंग्स हमारे पास बच गई, जो हमारे पास इनकम बच गई डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा निकाल दिया, इंटरेस्ट वालों को लोन जिससे लिया हुआ था उनका इंटरेस्ट निकाल दिया, सरकार को टैक्स दे दिया, टैक्स देने के बाद डिविडेंड दे दिया, प्रेफरेंस शेयर को पैसे दे दिए, उसके बाद जो पैसा बच गया सबसे, वो हमारा जाके ऐड हो जाता है
अगले साल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड कर देती है कंपनी, लेकिन वो पैसा है किसका? शेयर होल्डर का ही। तो शेयर होल्डर क्या आते हैं? सबसे बाद में आते हैं। पहले आ जाते हैं लोन वाले, फिर प्रेफरेंस शेयर आ जाता है, फिर उसके बाद आता है इक्विटी शेयर। जो कुछ बचा कुछ अब बच जाता है वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये आपने बना दिया, सिंपल सिंपल से समझ गए। दूसरी चीज ये देख रहे हो आप इंटरेस्ट, इस पे यहां ध्यान दो। ये जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कटने के बाद पहले हमने इंटरेस्ट निकाल दिया ईबीआईटी में से, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, फिर उसके बाद हमने टैक्स दिया है। तो जो हमने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट, ये हमारा क्या हो गया? टैक्स फ्री। इस पे हमारा क्या बच गया? टैक्स। इस इंटरेस्ट पे हमारा टैक्स बच गया। अब अगर इंटरेस्ट पे कंपनी टैक्स बचा रही है, मान के चलो हमारा ब्याज है 10% है, जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हमारे लोन पे वो 10% देना पड़ रहा है, और हमारा टैक्स हो गया, टैक्स रेट हो गया 30%। ओके, हमारा लोन हो गया, इंटरेस्ट हो गया 10% का, हमारा टैक्स रेट हो गया 30% का। बट जो हमारी इंटरेस्ट की कीमत पड़ेगी, क्योंकि उस इंटरेस्ट की वजह से हमारा टैक्स बच रहा है, और कितना टैक्स बच रहा है? इंटरेस्ट का टैक्स रेट। इंटरेस्ट है हमारा 10%, इंटरेस्ट टैक्स रेट हो गया हमारा 30%। तो जो हमारी लोन की अमाउंट है उसका 10% हमने दिया, उस देने की वजह से हमारा 30% इस पे बच गया। 10% पे जो हमने दिया, 10,000 मान के चलो हमारे पास लोन है 1 लाख का। हमारे पास लोन है 1 लाख का, ठीक है। इंटरेस्ट है उस पर 10%, तो 10,000। टैक्स रेट है 30%, तो 10,000 का 30% कितना हो गया? जो हमने बचाया है 3,000, ठीक है। 3,000 हमारा टैक्स बच गया। इस 10,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम की, ये जो 10,000 रुपए हमने इंटरेस्ट दिया है इसकी वजह से हमारा 3,000 रुपए टैक्स बच गया। तो अगर हम ये इंटरेस्ट ना देते, 10,000 रुपए इंटरेस्ट ना देते, तो हमें पूरे पे टैक्स देना पड़ता जो हमारी इनकम होती। अब हमने कितना टैक्स बचा लिया? 3,000 रुपए टैक्स बचा लिया। तो हमारी जो ये हो गई लोन की वैल्यू, तो हमारी जो लोन की कीमत पड़ी, देखो ये 3,000 रुपए तो हमें सरकार को देने थे, लेकिन हमारे 3,000 रुपए बच गए जो हमने लोन में दे दिए, ठीक है। अब ये 10,000 रुपए की वजह से हमारा 3,000 रुपए टैक्स बच गया। अब ये 3,000 रुपए अगर हम 10,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा 7,000 रह गया। तो ये जो हमारा 10% है इंटरेस्ट, ये हमारा घूम के रह गया 7% लोन की वैल्यू का, समझे। तो इंटरेस्ट की जो वैल्यू होती है 10%, वो अगर आफ्टर टैक्स उसकी रियल वैल्यू निकाली जाए, वो जो हमें कॉस्ट पड़ती है कंपनी को, जो कंपनी को उस इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ती है, वो 10 से एक्चुअली लेस पड़ती है। कितना? टैक्स रेट। तो इंटरेस्ट की जो कीमत पड़ती है वो कितनी पड़ती है? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। दिस इज इंटरेस्ट। ये होता है हमारा रियल इंटरेस्ट, जो कंपनी को कॉस्ट पड़ती है। रियल इंटरेस्ट मतलब जो कंपनी पे करता है इंटरेस्ट, जो कंपनी को एक्चुअली कॉस्ट पड़ रही है इंटरेस्ट पे करने की। दिस इज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। इसको बोलते हैं हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इतना ही। प्रॉफिट पता चल गया आपको, सेल्स पता चल गया, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के दिखा दिया, पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में होता क्या है, आप देख कैसे सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।